जाति के नाम पर जो लड़ाया जा रहा है, जाति के नाम पर जो भेद किया जा रहा है, जाति के नाम पर हमारे देश को बांटा जा रहा है। अरे 24 का चुनाव आपको लड़ना, लड़िए ना, मोदी जी से लड़ना लड़िए, कौन मना कर रहा है? गठबंधन बनाइए, एकता बनाइए, नारा लगाइए, मंच लगाइए, माइक लगाइए, माला पहनिए, यात्रा निकालिए, जुलूस निकालिए। हमने रे लोगों को तो मत बांटिए। कोई चुनाव पे इम्पैक्ट नहीं है, ये सब ढकोसला है, जनता समझ रही है। बिहार में जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है उसके बाद से हर राज्य में एक अलग चीज की मांग हो रही है। हम आपको बता दें कि जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है या फिर किसी और पार्टी की सरकार है, वहां पर साफ तौर पर जो है जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, इन तमाम जगहों पर जो है अब जातीय जनगणना की रिपोर्ट लाने की बात कही जा रही है। लेकिन जरा सोचिए कि ये जातीय जनगणना से आखिर फायदा किसका है? क्या राजनेताओं का फायदा है, विपक्ष का फायदा है, या 2024 में होने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा इसका असर दिखने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बिहार में जिस तरह से आंकड़े सामने आए जातीय जनगणना को, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? आप इसके समर्थन में हैं, खिलाफ हैं? नहीं, देखिए, मैं जातिगत जो भावनाएं फैलाई जाती हैं, मैं इसे डिवाइड एंड रूल मानता हूं। डिवाइड एंड रूल की भावना के तहत जातिगत भावनाएं फैलाई जाती हैं और जातिगत जनगणना भी उसी का एक हिस्सा है। पहले अंग्रेज आए, उन्होंने फूट डालो राज किया, डिवाइड एंड रूल चलाया। वही कारण आज हमारे 76 साल आज़ादी के, जब हम अमृत काल मना रहे हैं, अमृतोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के इतना लंबा सफ़र हमने तय किया है, उसके बाद भी हमने क्या पाया? फिर वही ब्राह्मण, फिर वही राजपूत, वही वैश्य, फिर वही शूद्र, फिर वही हिंदू, वही मुस्लिम, वही सिख, वही ईसाई, वही जैन, वही पारसी। फिर हमने क्या पाया? फिर हमने क्या नया किया इतने सालों में? ये तो वर्षों वर्ष से चला आ रहा था। आज आपने देखा जो घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में, जो हमारा देश शांति का प्रतीक है, जो हमारा देश गांधी जी का प्रतीक है, जो हमारा देश बुद्ध का प्रतीक है, उसमें जातिगत हिंसा हो रही है। एक ब्राह्मण परिवार था देवरिया में, एक ब्राह्मण परिवार देवरिया में था, पूरे गांव के में, उसमें उस गांव में सबने मिलके एक ब्राह्मण परिवार को खत्म किया, 5 लोगों की हत्याएं की। उस ब्राह्मण परिवार ने उस गांव के कर्मकांड भी किए होंगे, शादी विवाह भी किए होंगे, 10वां 13वां भी किया होगा, डस्टहाउंड भी, जन्म के भी कार्य किए होंगे, मृत्यु के भी कार्य किए होंगे, कथा, सत्यनारायण की कथा, वेद, पुराण, उपनिषद के आयोजन भी हुए होंगे। सब कुछ देखा गया होगा, सब कुछ सुना गया होगा, सब पंडित जी पाए लागे कहते होंगे, सब बड़ा आशीर्वाद लेते होंगे, सब बड़ा खुश रहते होंगे। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ, ऐसा क्या उस गांव में बदला कि एक पूरा गांव उस ब्राह्मण परिवार के खून का प्यासा हो गया? लाठियां चली, गोलियां चली, तमंचे चले, बंदूकें चली। क्यों? किस लिए? गांव में तो सभ्यता संस्कृति अलग थी, गांव का तो प्यार अलग था, गांव का तो अपनापन अलग था, गांव का तो एहसास अलग था, गांव की जिंदगी अलग थी। लेकिन गांव में ऐसा हुआ, गांव में छप्पर उठाने के लिए क्रेन नहीं आती है, गांव में लड़कियों, बहनों, बेटियों की शादी में वेटर नहीं आते हैं, लड़के निकलते हैं शाम को, बारात आने को होती है, अपने आप ड्यूटियां संभाल लेते हैं, हलवाई भोजन गांव के बना रहे होते हैं और हजारों लोगों की बारात को लड़के आके खिला के रात के 2 बजे हाथ धो के चले। उसमें कभी किसी की जात नहीं पूछी, किसी की जात नहीं पूछी गई, किसी की बातें नहीं इस तरह की गई। जाति के नाम पर जो लड़ाया जा रहा है, जाति के नाम पर जो भेद किया जा रहा है, जाति के नाम पर हमारे देश को बांटा जा रहा है, प्रदेश को बांटा जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी महाराज जी ने इतने 6 साल, 6.5 साल में मेहनत कर पाए, उसको संभाल पाए, उसको सजा पाए, और उसको जातिगत हिंसा में रूप दिया जा रहा है, उसको ऐसा रंग दिया जा रहा है। लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अरे 24 का चुनाव आपको लड़ना, लड़िए ना, मोदी जी से लड़ना लड़िए, कौन मना कर रहा है? गठबंधन बनाइए, एकता बनाइए, नारा लगाइए, मंच लगाइए, माइक लगाइए, माला पहनिए, यात्रा निकालिए, जुलूस निकालिए। हमने रे लोगों को तो मत बांटिए, लोगों को तो खून की नदियां मत बहाइए। जो खून लोगों के शरीर के लिए काम आने वाली चीज है वो सड़कों पर बहाया गया, गांव में बहाया गया, प्रॉपर्टी विवाद बनाया गया,
जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड था उसकी जमीन लिखाई गई, हाईवे बनाए गए। नितिन गडकरी जी मेहनत कर रहे हैं, भारत सरकार मेहनत कर रही है, हाईवे बना रही है, रोड बना रही है, अच्छे संसाधन बना रही है। आज हम चेन्नई जो सोचते थे कभी रोड से नहीं जा सकते, 22-23 घंटों में हम चेन्नई जाने की तैयारी कर रहे हैं। 6-7 घंटे में हम बॉम्बे जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम 2 घंटे में देहरादून पहुंचते हैं। हम 6-7 घंटे में वैष्णो देवी माता कटरा देवी पहुंचते हैं। हम 4-5 घंटे में अमृतसर पहुंचने की बात करते हैं बाई रोड पहुंचने की बातें। और कहाँ हाईवे हमारा विकास लाते हैं और कहाँ हाईवे की वजह से बढ़ी हुई कीमतों की वजह से भ्रष्टाचार होता है, घोटाले होते हैं, भूमाफिया पैदा होते हैं और भूमि पर कब्जा किए जाते हैं, लोगों से बैनामे और रजिस्ट्री कराई जाती हैं और उसके बदले में उन्हें हत्याएं दी जाती हैं, हत्याएं की जाती हैं और उनकी शांति खत्म की जाती है, परिवार को बर्बाद किया जाता है, विधवाएं रह जाती हैं, अनाथ बच्चे रह जाते हैं, बेसहारा लोग रह जाते हैं। सर कहेंगे ये नेता जो है उन काले अंग्रेजों की तरह तो नहीं कि आपस में जो है लड़वाना जानते हो, जाति के नाम पे बांटकर, और असली मुद्दे जो हैं बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, इन सब से जो है लोगों को दूर रखना चाहते हो? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि अगर हमने इस पर नियंत्रण नहीं किया, अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने इसको संभाला नहीं, तो हमारा आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा, कल बर्बाद हो जाएगा। गांधी जी का सिद्धांत, हमारे देश में स्वामी विवेकानंद की सिद्धांत, हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां और अभी डॉक्टर APJ कलाम जैसे हमारे इनका देश रहा है। हमारी मिली जुली सभ्यता रही है, सबने मिल के काम किया है। लेकिन आज OBC के नाम पे बांटा जा रहा है, राजपूत के नाम पे बांटा जा रहा है, आज ठाकुर का कुआं बोला जा रहा है, खेत और खलिहान बोला जा रहा है। ये क्या मतलब होता है? हमारा था सब, हमने दिया है लोगों को, हमने लोगों की खुशी की चेहरे को देखा है, उस खुशियों को देखा जो ज़मीन हमारी पट्टे पर जाती है, हम पट्टे पे देते हैं, लोगों को ज़मीन मिलती है, देती है हमारी ज़मीनें लोगों को पट्टे पे मिली। जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमि घर दिया गया, उनके लिए काम किए गए। जो हमारे महल थे, बहुत बड़े बड़े महल थे, बड़ी बड़ी रियासतें थी, आज उन महलों में कोर्ट है, न्यायालय है, SP का कार्यालय है, DM का कार्यालय है, स्कूल है, विद्यालय है, जेल है, कारागार है। मतलब हम व्यवस्थाओं के साथ रहे, हमने व्यवस्थाएं दी, हमने लोगों के लिए सहयोग किया, हम लोगों के लिए जिए हैं, हमने तन मन धन अपना सारा बलिदान करके लोगों के लिए काम किया है। तो ये छोटी बात नहीं है। लेकिन आज फिर जातिगत हिंसा फैलाई जा रही है, केवल 2024 के चुनाव से पहले। इसीलिए जातिगत जनगणना की बात की। अब लीगल बात करते हैं आपसे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जातिगत जनगणना का मामला चल रहा है। जातिगत जनगणना के मामले की सुनवाई चलते के दौरान बिहार में जातिगत जनगणना को खुलासा किया गया। किस लिए खुलासा किया गया? अगर सुप्रीम कोर्ट बैन लगाता है तो बिहार में क्या होगा, उसके परिणाम क्या होंगे, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? इसका मतलब सबको इतनी जल्दबाजी है, कैसे हम जातिगत हिंसा का रंग दे दें, कैसे मोदी जी ने सबको एक कर दिया। मोदी जी ने तो हिंदुत्व वाली पार्टी बनके हिंदू और मुसलमान को भी एक कर दिया, उन्होंने तो दोनों को भी मिला दिया। उन्होंने सबने देखा दुनिया में, जब ट्रिपल तलाक क्वैश किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार ने उसके लिए संस्तुति भेजी, तो दुनिया को दिखा दिया मोदी जी ने कि हमारे देश में मुस्लिम महिलाओं का भी उतना ही संरक्षण है जितना हिंदू महिलाओं का संरक्षण है। अच्छा सर, एक तरफ तो जो है हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं और उनकी बातों का पुरजोर जो है समर्थन करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता ने एक बात कही थी कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन यहाँ पर जो है जाति के नाम पे बांटा जा रहा है। तो जरा सोचिए, क्या धर्मनिरपेक्ष भारत को बनने देंगे ये लोग? नहीं, धर्मनिरपेक्ष भारत तो बनेगा, रहेगा। देश बहुत बड़ा है। ये कुछ लोगों के पनघट पर एक गगरी के फूट जाने से पनघट नहीं सुना। गांधी कह रहे हैं पूरे देश में सर्वे होना चाहिए, जातीय जनगणना हो। तो राजनीति उन्हें तो कई बार बोल देते हैं, क्या करें, अब कुछ बोलना होता है, उन्हें विरोध में बोलना होता है, इसलिए बोल देते हैं। उन पर उनके बोलने को क्या कमेंट करें? उन्हें तो डिक्लेयर कर दिया राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा जीतेगी, सरकार बनाएगी, उन्होंने कह दिया। तो उनकी बात नहीं मैं कह रहा। खैर, अच्छे परिवार के नेता हैं, ठीक है, बढ़िया है, बोलें जो बोले ना बोलें, लेकिन उनके बोलने से तो भारतीय जनता पार्टी को तो सदैव फायदा होता है। वो बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ रेशियो बढ़ जाता है, मतदाताओं का बढ़ जाता है, लोगों का प्यार बढ़ जाता है। वो ऐसा बोलते हैं और विपक्ष ऐसा बोलता है। चाहे सनातन को डेंगू मलेरिया की बात हो, चाहे HIV एड्स की बात हो, जितना ये बोलते जाते हैं
उतना ही। ओवैसी साहब बोल देते हैं मोदी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी गुफाओं में चले जाएंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ, और योगी जी मठ में चले जाएंगे, फिर देखूंगा क्या होगा। अब ऐसी बातें वो बोलते हैं। उनके लोग बोलते हैं 15 मिनट पुलिस को हटा दो देश से, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। वो ऐसी बातें बोलते रहते हैं, तो उससे समाज जागरूक रहता है। अच्छा, बात की जाए अगर 2024 के चुनाव की, तो क्या लग रहा है आपको कि जातीय जनगणना जो है 2024 के चुनाव पर कितना इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है? 2024 की जातिगत जनगणना का कोई चुनाव पे इम्पैक्ट नहीं है। ये सब ढकोसला है, जनता समझ रही है। हमें जनगणना, मोदी जी ने जनगणना क्या की? भूख की, भ्रष्टाचार की, परिवारवाद की, भाई भतीजेवाद की, वो इसकी जनगणना कर रहे हैं। कहाँ कहाँ फैला हुआ है। मोदी जी जनगणना कर रहे हैं कि अभी कितने घरों में शौचालय बाकी है। भारत सरकार जनगणना कर रही है अभी कितने घरों में नल कल योजना के तहत जल पहुंचना बाकी है। भारत सरकार काम कर रही है कितने अस्पताल और डिस्पेंसरी अभी बनने चाहिए, इसकी जनगणना करनी चाहिए। कितने स्कूल खुलने चाहिए, कितने जेलों की स्थिति सुधरनी चाहिए, कितने जेलों में कैदी ऐसे हैं जो कि केवल थोड़े जमानत के कारण बस नहीं रह रहे, नहीं छूट पा रहे। भारत सरकार जनगणना करी कितने फ्लाईओवर बनने हैं, कितने अंडरपास बनने हैं, कितने ब्रिज बनने हैं, कितनी अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, कितने न्यायाधीशों की संख्या बढ़नी है, कितने और रोडों के गड्ढा मुक्त सड़कें कैसे हों, हमारी हर घर में बिजली कैसे पहुँचे, हर घर में रोशनी कैसे पहुँचे, हमारे हर परिवार में सिलेंडर, गैस सिलेंडर कैसे पहुँचे। वो इसकी जनगणना कर रही है कि ये जनगणना पूरी हो तो सिलेंडर तो किसी के घर में रह गया, गरीब क्या उसके यहाँ पहुँचे, किसी के यहाँ भोजन रह गया है, किसी को बूस्टर रह गई है डोज लगनी, किसी को पोलियो की तो कमी नहीं रहेगी, कोई बच्चा तो स्कूल जाने से नहीं रह गया है। ये जनगणना भारत के लिए जनगणना जरूरी है, भारत सरकार के लिए जनगणना जरूरी है, जातिगत जनगणना करने की जरूरत नहीं। एक सवाल मेरा और रहेगा, एक सवाल ये कि जो पार्टी है वो परिवारवाद से खुद उठकर बाहर नहीं आती और वो लोग ऐसे में जातीय जनगणना करवाते हैं, लगता है आपको कि जातीय जनगणना का फायदा होगा? एग्जाम्पल के लिए जैसे में लालू यादव राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अब जो है मुख्यमंत्री के दावेदार उनके बेटे बन गए हैं, चाहे झारखंड के हो या कहीं के भी हो, वो तमाम लोग, चाहे वो बंगाल की ममता बनर्जी हो, अब उनके भतीजे जो हैं वो टीएमसी पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, लगता है आपको कि इनसे जो है जब परिवारवाद खत्म नहीं हो रहा तो ये लोग जो है जातीय जनगणना के आधार पे किसी को भी टिकट देंगे या फिर उन्हें नेता बनाएंगे? ये दिखावा कर रहे हैं। वही बात तो कहते हैं, मोदी जी ने 9 अगस्त 2023 को क्या नारा दिया, जो हम 81 साल हमने मनाए भारत छोड़ो आंदोलन के। हमने क्या नारा दिया? भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो। ये चीजें भारत को छोड़नी है, भारत से इनको आज़ाद करना है, इनसे मुक्ति दिलानी है। काम करने वाले की कद्र है, परिवार का भी कोई कद्र है, करता है तो करता दिखता है, उसमें परिवारवाद का आरोप नहीं लगता है। लेकिन मोदी जी ने ये नारा दिया और वो करके भी दिखाते हैं, चाहे विधानसभा के टिकट वितरण में हो, चाहे लोकसभा के टिकट वितरण में हो, वो कार्य करते हैं। तो अभी हमारे देश को ज़रूरत है आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद से लड़ना। अभी हमें भाषाओं के आंदोलन को आगे बढ़ाना है। अभी हमें क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों को हम अदालती ज्ञान दे सकें, उन्हें अदालती फैसले दे सकें। हम व्यक्ति को यही अभी नहीं दे पाए हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई व्यक्ति हारता है या कोई जीतता है, तो एक हारता है तो एक जीतता है। हारने वाले को ये नहीं पता चलता मैं हारा तो हारा क्यों, मेरी आर्गूमेंट क्या हुई, मेरी बहस क्या हुई, मेरे कागज़ क्या लगाए गए, मेरे फैसले में क्या है, मेरे ऑर्डर में क्या है। वहाँ ये चीज़ नहीं कर पा रहा है, वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है, वो इस पर नहीं बात कर पा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है जिस पर हमें काम करना है। हमारी ज़रूरत है कि हम इस पर इसको काम करके कर सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आपने साफ तौर पे जो है एपी सिंह जी को सुना, साफ तौर पे इन्होंने अपनी बातों को जो है जातीय जनगणना के विरुद्ध में रखी और लगातार जो है सरकार पे कटाक्ष करते हुए सरकार से सवाल पूछा कि एक समय था जब इसी देश के अंदर छुआछूत की बीमारी चलती थी, उस समय जो है एक जाति के लोग दूसरे जाति के घर के सामने से गुजरना भी मुश्किल समझते थे और ऐसे दौर में जब जातिवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो ऐसे में फिर से जाति जनगणना कराकर आंकड़े सामने लाकर सरकार क्या दिखाना चाहती है या फिर ये राजनेता 2024 चुनाव की राजनीति रोटी सेक रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।